ये हमारा केंद्र राज्य संबंध का वीडियो है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे या बनने वाले हैं उनको देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, संविधान के प्रावधानों से प्रभावित होते हैं, नियोजित प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध होता है, राज्यों के मध्य संबंध होता है, समन्वय के लिए तंत्र होता है और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र होता है। इनसे संघीय राज्य व्यवस्था, ये सभी संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है, क्योंकि योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं अनुच्छेद 245 तथा 246 के तहत। केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो समवर्ती सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को यह शक्ति प्राप्त है कि वह शिशुओं और अवयस्क के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण कर सकें। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है, जिसका मतलब केंद्र सरकार अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249 के तहत पारित प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं रहेगा, यानी इन्फोर्स में नहीं रहेगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में किया गया है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर और विधितर संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो समन्वय प्राप्त करती हैं? तो एक राष्ट्रीय विकास परिषद है और राज्यपाल सम्मेलन है। इनके माध्यम से केंद्र और राज्य भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त हो सकता है, जो कि संविधानेतर या विधितर संस्थाएं हैं। भारतीय संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है अनुच्छेद 263 के अनुसार। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत है संवैधानिक स्रोत है और यह अनुच्छेद 263 के अनुसार किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। सुमेलन देखना, अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 के तहत है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में आया था, राष्ट्रीय जल नीति 1987 में और नदी बोर्ड एक्ट 1956 में आया था। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्र परिषद में शामिल है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी यह जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसमें शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में तो क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं और परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था संसदीय कानून के द्वारा।
झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था 8 अगस्त 1995 को। कथन कह रहा है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ रही हैं। सही है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। कथन कह रहा है कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। सही है। कारण कह रहा है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। कारण भी सही है। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो सरकारिया कमीशन ने केंद्र राज्य संबंध अच्छे बेहतर करने के लिए सुझाव दिया था कि जितना कम से कम हो सके अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाए। स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था। ये सरकारिया आयोग ने इसका समर्थन किया था कि स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो। जिस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई वह सरकारिया आयोग ही था। सरकारिया आयोग के अन्य 2 सदस्य, एक शिवरामन थे और दूसरा SR सेन। ये सरकारिया आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था जनवरी 1988 में। भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है। एक तो सरकारिया आयोग था, दूसरा राज्य मन्नार समिति थी और तीसरी पुंछी कमीशन था। ये तीनों संघ राज्य संबंध से संबंधित समितियाँ थीं। कथन कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। सही है। कारण कह रहा है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। संविधान का अनुच्छेद जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन यानी बाधा ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो अनुच्छेद 257 में ऐसा बात कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेगा कि संघ की कार्यपालिका पर उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान का भाग 12 में प्रस्तुत किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की। संविधान के अंतर्गत राज्य जो है राज्यों की स्थिति ऐसी है कि वह डायरेक्ट विदेशी ऋण प्राप्त नहीं कर सकते। पहले उन्हें केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी, फिर वह ऋण प्राप्त करने के लिए ऑथराइज हो सकते हैं। विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 265 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? यह अनुच्छेद 270 के तहत है कि करों को केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित भी किया जाता है लेकिन राज्यों के बीच और केंद्र के बीच वितरित कर दिया जाता है। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाया जाता है और उद्ग्रहित भी किया जाता है यानी कलेक्ट किया जाता है और संघ द्वारा ही एकत्रित किया जाता है। तो जो शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में जो टैक्स लगाए जाते हैं वो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और केंद्र के द्वारा एकत्रित भी किया जाता है। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत आयकर, भू राजस्व, निगम कर और GST में से वह कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, तो यह भू राजस्व कर है जो पूर्ण रूप से राज्यों के द्वारा लगाया जाता है और उनकी वसूली की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त है? अनुच्छेद 301 के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य सरकारों को कृषि, आयकर,
समनुदेशित करता है, ये भारत का संविधान। अब आपात उपबंध देख लेते हैं। तो भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का आधार क्या है? या तो युद्ध हो रहा हो, या फिर बाह्य आक्रमण हुआ हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हुआ हो। ये 3 कारण हैं जिनसे भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। 25 जून 1975 को भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार अब आंतरिक अशांति नहीं हो, इसको संशोधन करके बदल दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के अनुसार। अब राष्ट्रीय आपात आंतरिक अशांति के आधार पर न होकर सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होती है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में क्या सही है? यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में है कि राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है और लगाए जाने के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। और जब राष्ट्रीय आपातकाल वापस लेना है तो इसको साधारण बहुमत से लिया जा सकता है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है। घोषणा की तिथि से 1 माह के अंतराल में इसका अनुमोदन होना आवश्यक है 2/3 बहुमत से। भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के। तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं कर सकते। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं उनको निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नोट दिया हुआ है अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों को यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान किया गया था, इनको निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। यानी जब आर्टिकल 352 के तहत आपात की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 19 में मूल अधिकार दिए गए हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 359 के तहत अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति के शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति जिसको निलंबित करना चाहेगा उसे कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, बल्कि न्यायालयों के द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने के अधिकार को निलंबित किया जाता है। आपके पास मूल अधिकार बने रहेंगे, लेकिन आप इस आधार पे नहीं जा सकते कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायालय इसके लिए प्रवर्तनकारी रिट जारी कर सके। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को जब राष्ट्रीय आपात लागू होती है अनुच्छेद 352 के समय इसको निलंबित किया जा सकता है। कथन कह रहा कि भारतीय संविधान मूल रूप से संघात्मक स्वरूप का है, सही है। कारण कह रहा अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दिशा के प्रावधान है, ये गलत हो जाएगा, 352 में नहीं है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
प्रायः राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है गवर्नर यानी राज्यपाल की सलाह पर। जब राज्यपाल ऐसा सलाह देता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उचित आधार भी होना चाहिए, नहीं तो न्यायपालिका खड़ी है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आवश्यक परिणाम क्या होते हैं? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य की विधानसभा का विघटन हो जाता है या स्थानीय निकायों का विघटन किया जा सकता है। एक आंकड़ा दिया हुआ 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या मणिपुर में जो कि 10 है सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश में 9 बार लागू हो चुका है, बिहार में 8 बार लागू हो चुका है और उड़ीसा में 6 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है 356 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में पंजाब में और 1953 में पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में क्या सही है देखना है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अगर आप उचित आधार पर 356 का प्रयोग नहीं करते तो उच्चतम न्यायालय इसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है और यदि 2 माह के भीतर अनुमोदित नहीं होता तो यह समाप्त हो जाएगा। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जैसे कि उपबंधित है अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। या तो संसद के द्वारा प्रयोग की जाएंगी या संसद जिसको प्राधिकार देगा उसके द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यह के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि जब आप आपातकाल लगाते हैं तो राष्ट्रपति का यह आपातकाल अधिकार संविधान के साथ छलावा यानी धोखा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात के संबंध में तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता। यदि आप अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाते हैं और 2 माह के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता तो वह वित्तीय आपात समाप्त हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया तो अनुच्छेद 360 ऐसा अनुच्छेद है जिसका भारतीय संविधान द्वारा उपयोग नहीं किया गया और न किया जाए तो ही बेहतर है क्योंकि यह भारत की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक नहीं की गई, कभी नहीं की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की सोच है यह 3 प्रकार की होती है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है या बाह्य आक्रमण हो रहा हो या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो या फिर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया हो। ये ऐसे आधार हैं जिस परिस्थितियां हैं जिससे राष्ट्रपति आपात घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। यदि आपातकाल लगा है तो संसद अगर इलेक्शन नहीं किए जा सकते राज्य में तो संसद के द्वारा राज्य विधानसभा की अवधि को बढ़ाई जा सकती है। अब वित्त आयोग देखते हैं। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है। वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय वितरण होता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है?
केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करना। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे के सिद्धांत से वित्त आयोग राष्ट्रपति को अपनी संस्तुति भेजते हैं। भारत में वित्त आयोग का कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है केंद्रीय करों का विभाजन करना और सहायता के लिए अनुदान निर्धारित करना। कथन कर रहा है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कारण गलत है। संघीय वित्त आयोग नहीं, राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष BY रेड्डी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को रखवाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कथन कर रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नहीं, गलत हो जाएगा। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है और सही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग के संबंध में, तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। तो अब तक 15 वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं संविधान लागू होने तक, और इसकी अनुशंसा 2026 तक रहेगी। एक वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? ये सर्वोच्च न्यायालय है, जो वित्तीय विवाद को निपटाने के लिए कार्य करती है। योजना आयोग, अब इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो इसको देखते हैं। योजना आयोग का अंत किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका श्रेय जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना की गई थी। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था और 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा, ठीक वैसे ही जैसे योजना आयोग की स्थापना की गई थी, वही उसी प्रकार से एक संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे, क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होंगे, तो उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और संविधानेतर संस्था यानी नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है जिसके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। ये संविधानेतर संस्था है। इसका गठन एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के विलय का प्रस्ताव MB माथुर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि वित्त आयोग और योजना आयोग को मर्ज कर दिया जाए। संवैधानिक निकाय नहीं है, तो योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इन निकायों का संवैधानिक उल्लेख नहीं है। तो एक राष्ट्रीय विकास परिषद है, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदें, ये संविधानेतर निकाय हैं। इनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रकार से नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाएगी तो नरेंद्र मोदी होंगे। योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग है, के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के विषय में क्या सही है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, सही है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच था, लेकिन नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच है, तो यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता के क्रम में महत्व का दर्जा दिया जाता है। तो यह योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हुआ करते थे वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान उनका दर्जा था। कथन कह रहा है योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल लघु संघ हेतु नहीं बल्कि राज्यों के लिए भी सही है। यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, तो यह राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्रगति के उपाय सुझाती है और राष्ट्रीय योजना निर्माण के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना किन किन से होती है? तो प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसमें इन सब से मिलकर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? इनका मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करना। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता भी भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग एवं नीति आयोग में से जो संविधानेतर संस्था नहीं है, तो नीति आयोग नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है, क्योंकि इसका गठन एक प्रस्ताव के माध्यम से 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं और इनका संविधान में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।